उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों के दिग्गजों को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन जा चुका है और जिनके पास फोन आया है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात भी कर ली है और संभावित मंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं निर्मला सीतारामन वहां पर पहुंची हैं और थोड़ी देर पहले तस्वीर हमने देखी एस जयशंकर वहां पर नजर आए भीड़ के बीच में बातचीत करते हुए। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे 7:15 पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे और उसके बाद पूरा क्रम है, फिर बाकी के मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। लेकिन सबसे पहले शपथ होगी प्रधानमंत्री मोदी की और उनके बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए विदेशों से भी खास मेहमानों को बुलाया गया है और फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, राष्ट्रपति भवन में हलचल तेज है, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक संभावित लिस्ट तो है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं दर्शकों को कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन असल तस्दीक होगी जब कौन वहां पर पहुंचा है और कौन नोट लेता नजर आएगा। कौन से चेहरे फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं वहां पर जो पहुंच चुके हैं? देखिए, साफ तौर से अगर मोदी सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसकी तस्दीक तभी होगी जब शपथ ग्रहण समारोह में उस पूरे मंच पर वो तमाम नेता बुलाए जाएंगे जो फिलहाल मंत्री पद का शपथ लेंगे। और मोदी सरकार जानी भी इसी इंटेलिजेंसी के लिए है कि अभी तक किसी का नाम रिवील नहीं हुआ। हालांकि जो कयास हम लोग सुबह से चला भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जिन तमाम लोगों को मोदी सरकार की तरफ से इन्विटेशन था, जो चाय मीटिंग में मोदी सरकार के से मुलाकात भी किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे इंटरेक्शन भी हुआ, उनमें से 2-3 नेताओं से मुलाकात हुई, जिसमें अभी मैं भूपेंद्र यादव से भी मिलकर आया। वो काफी खुश थे, काफी प्रसन्न थे और उनसे जब सवाल किया गया और ये पूछा गया कि एक बार फिर से मोदी सरकार ने आपके कंधे पर जिम्मेदारी दी है, तो उनकी तरफ से सीधा तौर पर यही कहा गया कि जो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो उसका निर्वहन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं काम करने के लिए। तो निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चल के आगे जो भी समाज के लिए या देश के लिए काम करना होगा वो उसको करेंगे। तो ये तय है कि तमाम जो ऐसे बड़े लीडर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने कैबिनेट के हिस्सा रहे हों, चाहे वो जिस राज्य से हो, चूंकि भूपेंद्र यादव राजस्थान से फिलहाल आते हैं, तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो लगभग 10 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनमें उनको फिलहाल मंत्री बनाया जाएगा या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। जैसा अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि राजनाथ सिंह दूसरे नंबर के मिनिस्टर इस बार होंगे, क्योंकि साफ तौर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह शपथ लेंगे, उसके बाद जैसे सीनियरिटी लीडर्स के फिलहाल क्रमबद्ध तरीके से उनको बुलाया जाएगा वो तमाम लोग शपथ लेंगे। लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं और उन तैयारियों में न केवल इस बार प्रधानमंत्री की कैबिनेट में तमाम नेताओं को बुलाया गया है, बल्कि उन आम जनता को भी बुलाया गया है जो मोदी सरकार में जिनको लाभ पहुंचाया गया उन योजनाओं के तहत, जिसमें सुकन्या योजना की बात करें, चाहे हम राशन की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, इन तमाम योजनाओं का जिन लोगों ने लाभ लिया है उनको बाकायदा राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण भेजा गया है और वो तमाम लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि आम जनता को भी उस जगह पर जोड़ना जहां शायद वो कभी ना जा पाते, शायद राष्ट्रपति भवन घूमने का ये सपना होता, लेकिन बाकायदा उनको इनविटेशन कार्ड भेजा गया है और वो लोग बहुत खुश हैं कि आज वो राष्ट्रपति भवन जाकर तमाम नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वो ऐसा कोई अलग कदम जरूर उठाते हैं जिससे आम जनता उनसे कनेक्ट हो। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, कार्यशैली जो है वो लोगों से अलग है। सही बात कही। और यहाँ पर मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहूंगी कि आज मेहमानों की लिस्ट में कुछ ऐसे वर्ग से लोग भी शामिल हैं, शपथ ग्रहण को विटनेस करने के लिए बुलाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने वाले मजदूर, मतलब वो कामगार वर्ग। इसके अलावा साधु संत समाज से तो लोग वहां पर होंगे ही, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से भी लोग वहां पर आ रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए अलग अलग तरीकों से सेवा की है या वो किसी मिशन में जुटे हुए हैं। तो सांकेतिक रूप से भी और संदेश देने के लिए भी यहां पर
बहुत कुछ है जो सीधे तौर पर एक आम जनमानस के दिल को छूता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं साफ तौर से जी। जिस तरह से तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनविटेशन भेजा जाता है और जब भी प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर भी होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे वर्ग के लोगों से जरूर मिलते हैं जिनकी भागीदारी उस कार्य योजना में जरूर हो। और सेंट्रल विस्टा योजना की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी सरकार का। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा जाते थे तो वहां पर काम करने वाले तमाम लोगों से मिलते थे। और सबसे बड़ी बात समझिए कि जब आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे तो उस हिस्सा में वो तमाम मजदूर जो सेंट्रल विस्टा में वो भी उसका हिस्सा होंगे वो भी। और इसके पीछे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि सरकार के पिछले टेन्योर में जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहे, उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहे जिनको साकार किया गया और जिन हाथों ने उनको साकार किया गया, आज उनके लिए भी ये सम्मान का दिन है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, कहा जा रहा है कि बिहार से 8 और यूपी से 9 मंत्री हो सकते हैं और इस बीच वो चेहरे किरण रिजिजू पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। लगातार उन तस्वीरों को हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि कौन आ चुका है और जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो चर्चा हम कर रहे थे कि चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तीसरे कार्यकाल में वो क्या क्या करने वाले हैं। आज वो पूरा रोड मैप उन संभावित मंत्रियों के सामने भी उन्होंने रख दिया। तो एजेंडे में क्या क्या ऊपर है, 100 दिन में क्या क्या परफॉर्म करेगी सरकार जनता के लिए? देखिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत को बढ़ाने का जो दायित्व जनता ने दिया है उस पर काम हो रहा है। उस पर निरंतर आप देखिए 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी हो गई थी कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कहाँ कहाँ जो त्रुटियां पाई गई थी उनको पूरा किया जाएगा और जो नई मंत्रिमंडल है उसको भी ये कार्यभार दिया जाएगा। उनको इस आधार पे दिया जाएगा कि उनकी कार्यकुशलता क्या है, उनका प्रशासनिक अनुभव क्या है, उनका राजनीतिक कद क्या है। उसके आधार पे मंत्रिमंडल को ये सारी जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उस पर देश काम करेगा, उस पर हमारा कैबिनेट काम करेगा और उसका नतीजा आपको, क्योंकि कुछ 50 दिन की योजना है, कुछ 100 दिन की योजना है, इस हिसाब से उनको बांटा गया है। तो जो भी योजनाएं हैं वो सारी सामने आ जाएंगी और किस तरह तेजी से जो गति शक्ति का आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसी पे ये कार्य होगा। हमारे साथ विजय राठी जी भी हैं, सपा के प्रवक्ता। विजय राठी जी, चुनाव प्रचार में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे, वो उस बात को जिक्र करते रहे कि जब वो तीसरी बार आएंगे तो क्या क्या करना है। मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें उन्होंने कही और अब थोड़ी देर बाद वो शपथ भी ले लेंगे। ब्रीफ भी कर दिया गया है मंत्रियों को कि आने वाले 100 दिनों में क्या करना है और पहले ही कह चुके हैं कि फैसले लेने की ना तो ताकत बदलेगी और ना ही तेवर बदलेगा। मुझे लगता है, देखिए, जो इन्होंने अपने मंत्रियों को ब्रीफ किया है, अपने सांसदों को, वो इन्होंने ये कहा है कि इस बार हम बांटने वाली राजनीति नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स से बच करके शायद पॉलिटिक्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जो लोग हमारे बेरोजगार हैं, जो इन्होंने अब तक 10 साल में 20 करोड़ रोजगार इकट्ठे हो गए, शायद ये कुछ थोड़ा बहुत रोजगार देते। कहने का मतलब ये है कंक्लूजन कि इस बार डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करे, इमोशनल पॉलिटिक्स की तरह शायद इन्होंने यही सोचा होगा और बेहतर भी यही है। देखिए, पहले जितनी 2 बार ये प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस बार जब शपथ लेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स हारी और पॉजिटिव पॉलिटिक्स जीती है। और जो मुद्दे रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई के, संविधान के और आरक्षण के, शायद अगर भगवान इनको सद्बुद्धि दे तो इनका मंत्रिमंडल उस चीज पे काम करे। जो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, जो सालों से तैयारी करते हैं और जो पेपर लीक हो जाता, उनसे पहले पैसा लिया जाता है फॉर्म भरवा करके और पैसा उनका मिसयूज कर लिया जाता है। तो शायद उस पे इस बार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से उस पर शायद काम करे। अगर काम करे तो शायद जीवन बेहतर उत्तर प्रदेश और देशवासियों का। ठीक है विजय उपाध्याय जी, विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वो नहीं छोड़ने वाला है। जिस तरह हमने चुनावी समर में देखा कि रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, पेपर लीक, नकल के खिलाफ एक बड़ा प्रचार जो था वो विपक्ष ने किया। तो अब सरकार बनने के बाद, क्योंकि विपक्ष के पास भी आंकड़ा है,
तो पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दे उठते रहेंगे और उस पर सरकार को जवाब देना होगा। पर निश्चित तौर पे देखिए, अपोजिशन अपने एजेंडे पे चूंकि उनको जो कामयाबी मिली है उसी मुद्दों पे मिली है, तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा और इसी को बार बार ये बोलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलेंगे तो ये मुद्दे भी भोथरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। लेकिन देश में बहुत से और भी इश्यूज हैं, जैसे रोजगार कैसे मिलेगा, क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां ही रोजगार की गारंटी हैं या सिर्फ सरकारी नौकरी दे देने से ही रोजगार मिल जाएगा। और अगर सिर्फ सरकारी नौकरियों को नौकरियां देने से रोजगार मिलता तो कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं कि 1991 से और अभी तक जितनी सरकारें बनी है, चाहे वो मुलायम सिंह की बनी हो, चाहे राजनाथ की बनी हो, चाहे मायावती की बनी हो, चाहे विपक्ष के लोग कहना उनका काम है, कहना और जरूरी है उनका कहना, उसे सुनना और पचाना हम लोगों का काम है और आगे बढ़ना हमारा काम है। तीसरे कार्यकाल को लेकर कैसे देखते हैं आप, फ्यूचर कैसे देख रहे हैं तीसरी बार का? तो फ्यूचर बिकॉज मोदी जी ने जो काम रह गया है उसका डेफिनेटली कंप्लीट करना। वैसे ही मैंने भी इसीलिए मथुरा से सांसद बनी हूँ, मुझे टिकट मिला तो जो काम रह गया उसके कंप्लीट करेंगे, ये हमारा मकसद है। तो इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, उनको आपने सुना। विजय जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा था, विपक्ष अपने मुद्दों को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और लगातार, चाहे वो पार्लियामेंट जब चलेगी तो उसके अंदर भी घेरेंगे और बाहर भी बोलेंगे और खूब बोलेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी से ही क्या सिर्फ रोजगार हासिल हो सकता है? मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि 91 से लेकर अभी तक जितनी सरकारें बनी हैं, उत्तर प्रदेश के बजट में सब सरकारों ने कहा है कि हम अपनी सरकारी खर्च, अपना जो इनका बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है उसको हम कम करेंगे। हर बजट में सभी सरकारों ने ये बात कही है। तो बजट में पैसा बहुत जरूरी है, अगर पैसा नहीं होगा तो आप कुछ दे नहीं सकते हैं। और जो एडिशनल रोजगार है वो इंडस्ट्री से आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में बढ़ेगी, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उन्होंने कई स्टेप्स में ये बात कही, जैसे मेक इन इंडिया की बात उन्होंने की। फिर जब मेक इन इंडिया वो अभियान शुरू होता है, ऐसा तो होता नहीं कि रातों रात सारी फैक्ट्रियां लग जाएं। अगर लंबे समय से कहीं कोई अच्छा, इस देश में खास बात यह है आस्था जी, आप देखिए कि इस देश में इंडस्ट्री बंद कराने का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कानपुर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने अपनी श्रमिक यूनियन बनाकर सब बंद करा दी। तो जो लोग लंबे समय तक, पिछले 50 साल तक इंडस्ट्री बंद कराते रहे हैं, अब वही रोजगार की बात कर रहे हैं। तो अब रोजगार के लिए तुरंत तो फैक्ट्री खुल नहीं जाएगी, न लाल इमली खुल पाएगी कानपुर की, न जूट मिलें जेके जूट मिल खुल पाएगी, वो तो सब बंद हुए, सब टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अब डिफेंस कॉरिडोर सरकार बना रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया की बात कर रही है। तो जाहिर है इसमें थोड़ा वक्त लगता है और कर रहे हैं। रोजगार की जहां तक बात, कई नए एवेन्यूज आए हैं, अब आप देखिए स्टार्टअप से लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, तमाम यूथ जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए जहां तक बात है, आप देखिए 60,000 पुलिस की भर्ती के लिए 48 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो आखिर सबको इतनी ललक है कि हम सरकारी नौकरी करें और उसके बाद हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो ये इससे अलग हटके लोगों को सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा हमारे यूथ को कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश में पुलिस की 2.5 लाख पद हैं। अब 2.5 लाख से ज्यादा आप कितना भर देंगे? और तमाम सरकारी विभागों में बहुत से पद तो उनकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। पंखा हिलाने वाला था, फर्राज था, तमाम जगह ऐसी थी जिनकी अब जरूरत ही नहीं है। टाइपिस्ट पुराने जमाने में होते थे, अब कंप्यूटर आ गया, चीजें ऑनलाइन फाइल हो गई, बहुत सी चीजें बदल रही हैं। इस बदलते हुए माहौल में एडजस्ट करने में लोगों को समय लगेगा। हमारा देश यथास्थितिवादी है कि भाई ज्यादा बदलाव मत करो, तो लेकिन मोदी जी बदलाव करना चाहते हैं और जो डेमोक्रेसी में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो विपक्ष जो मुद्दा लेके चल रहा है उसमें उनको कामयाबी मिली है, उसी को लेके चलेंगे। लेकिन जो बदलाव की दिशा है वो उससे अलग है और उस रास्ते में शरद त्रिवेदी जी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी शरद जी। अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, मैं उसी पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेके किसी अन्य कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं कहा कि हम 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी दे देंगे। हमने कहा था नौकरी का इंतजाम करेंगे और नौकरियां दी गई हैं। 16 करोड़ ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हो। ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब नौकरी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईएस्ट एवर हुआ है। 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर जो पिछले
पिछले बजट में रेलवे में किया गया है। सबसे ज्यादा सड़कें भारत के इतिहास में अगर बनी है तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में बनी है। जो एयरपोर्ट का सपना विपक्ष ने देखा था वो एयरपोर्ट हमने कंप्लीट किया। गोवा एयरपोर्ट और सिक्किम एयरपोर्ट और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ तक का और जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जितनी पूरे भारत में 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर सड़क बन रही है। तो विकास का कार्य जिस तरह का हुआ है, आप देखिए कि डिफेंस कॉरिडोर नहीं था, डिफेंस के पास जमीन नहीं थी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज C295 सिविलियन हवाई जो मिलिट्री हवाई जहाज जो पैसेंजर हवाई जहाज है उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है। ये कट्टे तक लेके आए थे हमने, कालाशनिकोव और क्रूज मिसाइल तक भारत को लेके आए हैं। तो जो विश्व शक्ति बढ़ेगी वो निजी क्षेत्र में निवेश से बढ़ेगी। सरकारी कहानी खत्म हो चुकी कि सरकार आई और नौकरी बांट दी, आप सबको आइए सबको आइए। ठीक है, चलिए, आपका विजन है और आपका कहना है कि रोजगार का इंतजाम करेंगे। विजय राठी जी कुछ कहना चाहते हैं इस बीच। जी विजय जी। नहीं, इन्होंने एक लाइन में सारी चीजें खत्म कर दी। इन्होंने कहा सरकार का काम रोजगार इंतजाम करना नहीं है सरकारी। इन्होंने इसका मतलब सीधी इनकी मंशा साफ है। अभी जैसे चल रहा था कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उनके काम कुछ बचे हुए, तो हमें पता है क्या काम बचे हैं। जो इस हिंदुस्तान में बिकने से बचा हुआ थोड़ा बहुत जो इन्होंने बेच दिया पहले, जो बाकी बचा उसको बेचेंगे। और ये जैसे बात करी इन्होंने, किस तरह से घुमा फिरा करके देखिए आंकड़ों को रखते हैं। अगर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इतना विश्वास और इतना विकास हुआ है और इतनी नौकरियां मिली है और लोगों का विश्वास बढ़ा, तो ये बताइए 45 साल में सबसे ज्यादा चरम पर बेरोजगारी इनके समय पे कैसे आ गई? क्या इसका जवाब दे सकते हैं? और ईपीएफ का आंकड़ा बहुत ज्यादा देते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, 20 लोगों से अगर 19 लोग नौकरी में हैं किसी फर्म के, तो ईपीएफ अकाउंट नहीं खुलेंगे। अकाउंट जब खुलेंगे जब 20वां आदमी नौकरी पे लगेगा। तो अगर एक आदमी को नौकरी मिली तो उस फर्म में 20 लोग हो गए, ईपीएफ अकाउंट खुल गया सबका। तो क्या इन्होंने 20 लोगों को नौकरी दी? नहीं, इन्होंने एक लोग को। तो कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे अब पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तथ्य के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। और मुरली मनोहर जोशी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ में है, उन्होंने उनका अभिवादन किया और साथ ही तस्वीरें मिलने लगी हैं। जो खास कुर्सियां लगाई गई जिन पर शपथ लेने वाले चेहरे बैठेंगे वो अब लगभग क्लियर हो चुकी है। आज शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार शुभकामना देंगे। मिले तो देखेंगे। ठीक, थैंक यू सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, जहां पर कि प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे हैं बतौर मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा बॉलीवुड से बात करें तो शाहरुख खान नजर आ चुके हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। साधु संत समाज से लोग हैं वहां पर। राम भद्राचार्य जी यहां पर पहुंच चुके हैं, आचार्य बालकृष्ण पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले आते ही रामनाथ कोविंद ने साधु संत समाज से जुड़े जो लोग वहां पर हैं उनको प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया और उनसे बातचीत में वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ठीक कॉर्नर पर सबकी नजर है, जहां पर एक अलग से मंच बनाया गया है, वहां पर कुछ अलग तरह की कुर्सियां रखी हैं और उन पर बैठे हैं वो चेहरे, वो लोग जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कौन से विशेष मेहमान हैं, वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विदेशों से भी खास मेहमान आए हैं, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने इस समारोह के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, आप देखिए किस तरह पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में राष्ट्रपति भवन पर पहुंच चुके हैं वो मेहमान जो कि इस तीसरी शपथ के गवाह बनेंगे। ठीक 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी 7:15 पर शपथ लेंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शपथ लेंगे और फिर पूरा क्रम है। और जेपी नड्डा वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, वो भी आज शपथ लेंगे। तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं।
और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। शरद त्रिवेदी जी, एनसीपी जो है वो फिलहाल नहीं आ रही है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, जिनको शायद राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तो इसलिए ये एक डिमोशन जैसा होगा, पर उनको कोई वायदा ऐसा किया गया है कि समय आने पर इसको सही किया जाएगा या कुछ अच्छा उनको ऑफर किया जाएगा। लेकिन इस चीज को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि देखिए अभी से ही आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव या कोई बिखराव है। नहीं, देखिए कोई भी मनमुटाव नहीं है। हर दल अपना अपना पक्ष रखता है। किसको कौन किस क्षेत्र में काम कर सकता है, किसका राजनीतिक जो अनुभव है किस क्षेत्र में, तो वो हर संगठन अपना अपना मत रखता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के निजी विवेक पे है कि वो किसको क्या पद दें। तो इसमें सारे दलों से बातचीत चल रही है, निरंतर बातचीत है, पिछले एक हफ्ते से बातचीत चल रही है। तो उसमें हर व्यक्ति और जो भी जो वरिष्ठ नेता हैं उन दलों के, वो सब अपना अपना मत रखते हैं। तो वही प्रफुल्ल पटेल जी ने रखा है। जो भी प्रधानमंत्री जी उनसे बात करके विचार विमर्श करके जो सही निर्णय हो वो लिया जाएगा। इसमें विपक्ष के से कोई वो ठीक है, उनकी हताशा दिख रही है, वो खंबा नोच रहे हैं। अरे कम से कम आज तो ये नहीं करना चाहिए। आज तो हम लोगों को जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के, सबसे बड़े चुनाव के सबसे बड़े जो गठबंधन है वो आज शपथ लेने जा रहा है, लेकिन वो आज खंबा नोच रहे। अरे बहुत समय आपके पास ये करने का। आज तो हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि हम लोग एक, जहां देश में ट्रांसफर ऑफ पावर इतनी आसान है, ये हमारे लोकतंत्र की जो परिपक्वता है वो सामने दिख रही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस चुनाव की हमें खुशी मनानी चाहिए। ये हम कल बहस कर लेंगे कि किसको क्या दिया और किसका अपेक्षा की जा रही है, वो तो ये राजनीति करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और फिलहाल मंच से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, जहां पर कुर्सियां लगी हैं जिनको शपथ लेनी है, उसमें जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, जयंत चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम वो नेता, कुल 69 संख्या बताई जा रही है जो आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद शपथ लेंगे। मोदी 3.0 में फिलहाल 69 मंत्री शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शेख हसीना फिलहाल आपको नजर आ रही हैं। विदेशी मेहमान जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख हैं, उनको भी खास इनवाइट किया गया है इस स्वेरिंग इन के लिए। यूपी, बिहार, अलग अलग राज्यों से मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार हुई है और उन्हीं में जगह दी गई है उन प्रमुख चेहरों को कि कौन मंत्री बनेगा, किसको आज शपथ लेनी है। उत्तर प्रदेश से संभावित 9 नाम हैं जो आज शपथ लेंगे। इसके अलावा बिहार से बात करें तो बिहार से संभावित 8 नाम हैं, गुजरात से 6 नामों पर चर्चा है, ओडिशा से 3 मंत्री हो सकते हैं, कर्नाटक से 5 नाम शामिल हैं, महाराष्ट्र से 6, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1 और मध्य प्रदेश से भी 4 नाम संभावित लिस्ट में हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है 9 नाम उत्तर प्रदेश से, जिसमें हरदीप पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल। ये वो नाम है जो उत्तर प्रदेश से चर्चा में है। इसके अलावा बिहार, आप देखिए चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जीतन राम मांझी। तो जो कुर्सियां लगी हैं उनमें जो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग होते हैं, उनमें जीतन राम मांझी सबसे पहले वहां पर पहुंचे और फ्रंट रो में नजर भी आए। अब वो कुर्सियां लगभग भर चुकी हैं। बिहार से ही रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण, सतीश दुबे, इस तरह से राज्यवार पूरी लिस्ट है। हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। विजय जी, बहुत से बड़े वायदे चुनाव में बीजेपी ने किए, प्रधानमंत्री मोदी ने किए, और एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल को आप देखें जिस स्वरूप में नजर आ रहा है। जिक्र पीओके का भी हुआ था, अग्निवीर को वापस लिया जाए, ये मांग जेडीयू की तरफ से पूर्व में रखी जा सकती है। आरक्षण को लेकर टीडीपी की ओर से कहा गया कि वो मुस्लिम आरक्षण चलाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैसले होंगे जो बड़े ट्रिकी होंगे और उनको साथ लेकर के चलना और फिर रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जवाब देना, तो ये इस बार एक बड़ा चैलेंज रहेगा मोदी सरकार के लिए। नहीं, देखिए मोदी सरकार या एनडीए ने उतने बड़े वादे तो बिल्कुल नहीं किए जितने अपोजिशन ने किए थे। अपोजिशन ने तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था अगर वो
4 करोड़ महिलाओं को भी सालाना 1 लाख रुपया देते तो 40 लाख करोड़ का बजट जो है खर्च होता, जो हमारे देश का बजट के बराबर है। खैर, मोदी जी ने तो जो घोषणाएं की हैं वो इतनी बड़ी नहीं, लेकिन जो बड़ी घोषणा है वो देश के लिए है, वो लोगों के लिए इस तरह से फायदा होगा उसका कि सभी को फायदा होगा। देश को वो कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे। थर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत का मतलब क्या है? देखिए, अभी हमारे देश में पिछले 10 सालों में जो बदलाव हुआ है, हम 2007 में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थे, 200 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी थी, जो अभी लगभग 400 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो गई, यानी $4 ट्रिलियन के आसपास की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी होती है तो उसका बदलाव आप अपने शहरों को देखिए, अपने आसपास देखिए, ग्लो साइन बोर्ड से लेकर और बाजारों के हालात देखिए, 10 साल पहले किस तरीके के हालात थे। लोगों के जीवन स्तर को देखिए, अब लोग कूलर नहीं खरीदते, पंखे से सीधे एसी खरीदते हैं। आपने इस बात को महसूस किया? उत्तर प्रदेश में 2017 में केवल 14,000 मेगावाट बिजली की खपत थी, आज वो 30,000 मेगावाट हो गई, यानी 47 से लेकर 17 तक 14,000 मेगावाट की खपत बढ़ी है और 17 के बाद से करीब 16,000 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ गई। तो ये डेवलपमेंट है। जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो हर परिवार को एक बेहतर जीवन मिल सके, और उसे जाहिर है कि बेहतर जीवन तभी मिलेगा जब उसके पास रोजगार के साधन होंगे, चाहे वो स्वयं से रोजगार करे या कहीं कोई काम करना चाहे। अब वो काम करने के लिए कहाँ आएगा? जब मैन्युफैक्चरिंग की बात, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा या ज्यादा कंपनियां यहाँ खुलेंगी तो वहां अवसर मिलेगा। आपको मैं बताऊं कि लोग रोजगार कहते हैं। 40 लाख लेबर का जो यहाँ पे डाटा तैयार किया था जब श्रमिक लौट के आए थे कोरोना में, उत्तर प्रदेश सरकार ने वो डेटा मैपिंग कराई थी, तो 40 लाख लोग मिले थे उसमें। उन 40 लाख लोगों को ऐसा नहीं कि वो अपने घर पे बैठे थे, उनको एसी बसों में फ्लाइट का टिकट देके फैक्ट्रियों ने वापस बुलाया, देश भर की फैक्ट्रियों ने वापस बुलाया। तो एक बड़े बदलाव से ये देश गुजर रहा है। देखिए, अब आप नजरिया क्या रखते हैं? देखिए, आप राजनीति के लिए एक नजरिया रख सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे बदलाव हो रहे हैं वो अपने आप दिखाई देता है। आप ये देखिए कि आज मोबाइल फोन में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब है। अभी लैपटॉप और दूसरे जो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी कि हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़ी उसमें लोगों ने मांग की कि नहीं, अभी इंपोर्ट होते रहना चाहिए। तो बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बड़े काम की जरूरत है, और आने वाले वक्त में वो सारे काम होंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारे यहाँ छोड़ दिया गया था।